और सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्जापुर से बड़ी खबर की। यहाँ के कछवा थाना क्षेत्र के भटोली गंगा नदी के पास महिला को पागल कुत्ते ने काट लिया और महिला की मौत हो गई है। महिला को बचाने आए दो लोगों पर भी कुत्ते ने हमला किया है। दोनों लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कुत्ते को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। कछवा थाना क्षेत्र के भटोली गंगा नदी के पास की ये घटना बताई गई। तो दो लोगों को भी कुत्ते ने काटा है, जबकि एक महिला की मौत हो गई है और उसके बाद आसपास के लोगों ने कुत्ते को पीटा, कुत्ते की भी मौत हो गई। तो कुत्ते का यह अटैक, डॉग अटैक की कई खबरें इससे पहले भी सामने आ चुकी है और मिर्जापुर में महिला की मौत हो गई है कुत्ते के काटने की वजह से। तो पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इससे पहले ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दो लोगों पर कुत्ते ने अटैक किया, एक महिला पर भी अटैक किया और दोनों लोग अस्पताल में भर्ती करवाने पड़े, जबकि महिला की जान चली गई है, महिला की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, महिला को पागल कुत्ते ने काटा है। तो दो लोगों को भी कुत्ते ने काटा है और हालांकि डॉग अटैक की पहले भी कई खबरें आई हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि महिला की मौत हो गई है कुत्ते के काटने की वजह से। कछवा थाना क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। महिला को पागल कुत्ते ने काटा है। हालांकि बाद में लोगों ने कुत्ते को पीटा और पीट कर कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया गया। सुमित गर्ग फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सुमित, कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम और महिला की मौत हो गई है, जो घायल है उनकी हालत कैसी है, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि एक महिला थी और उसका पति वो गंगा के किनारे खेत में सब्जी की बुआई कर रहा था, सब्जी की खेती कर रहा था। बताया जा रहा है कि अचानक कुत्ते का 3-4 कुत्ते का झुंड आता है और एक उसमें से वो जो महिला थी खेत में बुआई कर रही थी उस पर हमला कर देता है। उसका पति बचाने के लिए आता है, उस पर भी इस कुत्ते ने हमला किया था। साथ ही 2 अन्य व्यक्ति भी के ऊपर भी कुत्ते ने हमला कर दिया था। तो फिर अचानक महिला को लाकर मंडलीय अस्पताल लाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। उसके जो पति है महिला, उसको भी कुत्ते ने काटा था, जहां उसका इलाज चल रहा है और उन दोनों लोगों की व्यक्ति की अब तबीयत सही है और वो लोग घर पे पहुंच चुके हैं अपने। और स्थानीय जो ग्रामीण थे उन्होंने कुत्ते को पीट कर मार डाला है। ठीक है सुमित, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और मुठभेड़ में 2 लुटेरे पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और 24,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोप के मुताबिक इन बदमाशों ने अकबरपुर तरौली रोड पर माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूट की थी। शाता थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। पिलोरा बंबा के पास पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। 3 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम के द्वारा जब रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम जगदीश व अनिल है, जो कि थाना हाईवे के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका एक अन्य साथी बबलू, जो कि बिटावली गाँव का ही रहने वाला है, वो मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। और अगली खबर है, कानपुर देहात से पुलिस ने फर्जी नायब तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में युवक ने बताया है कि उसकी शादी अच्छे परिवार में हो जाए, इसके लिए वो नायब तहसीलदार की नौकरी होने की बात करता था। कानपुर देहात जिला प्रशासन को सूचना मिली कि जिले में एक नायब तहसीलदार वीआईपी सुविधाओं का लाभ ले रहा है। वो पिछले 8 दिनों से कानपुर देहात में नायब तहसीलदार बनकर घूमता रहा है। युवक सर्किट हाउस में भी रुका और सरकारी व्यवस्थाओं का भी लाभ उठाया। इसके बाद अफसरों को शक होने पर उससे पूछताछ की गई। इसके बाद गिरफ्तारी हुई। आरोपी युवक फतेहपुर का रहने वाला बताया गया। अपने को वर्ष 2022 नायब तहसीलदार परीक्षा का उत्तीर्ण व्यक्ति बताया गया
तत्पश्चात जब उससे वहां पर लोगों ने गहन पूछताछ की तो वह व्यक्ति इस पद पर चयनित नहीं पाया गया। उसने ऐसा अनुचित लाभ अपने को पहुंचाने के लिए इस पद पे चयनित बताया। पूछताछ के पश्चात तहरीर मिलने के आधार पर थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कौशाम्बी में जिला पंचायत की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने बुलडोजर से जिला पंचायत की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। हम लोग नहीं कुछ कह सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तुम्हारे साथ ही तुम्हारे पक्ष। सर्वे रिपोर्ट को लेकर एएसआई की अर्जी पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट फैसला सुना सकती है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या फिर नहीं, कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। दोपहर 2:30 बजे के बाद फैसला आ सकता है। एएसआई ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट 4 हफ्ते तक सार्वजनिक नहीं करने की याचिका को दाखिल किया था। इसके अलावा तहखाना और सील वजूखाना में मर रही मछली के मामले को लेकर भी फैसला आने की उम्मीद है। सीएम योगी आज गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोहरीपुर और सूरजकुंड में ये कार्यक्रम रहेगा। मुख्यमंत्री दोनों जगहों पर इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। सीएम योगी आज संत कबीरनगर जाएंगे और सीएम योगी मेहंदावल तहसील में बीजेपी के संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। मेहंदावल थाना क्षेत्र के बेलौली गांव में सीएम योगी जाएंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। लखनऊ के चिन्हट इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में चल रही फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 9 गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया। साथ ही फैक्ट्री में फंसी गाड़ियों को जेसीबी मशीन से बाहर निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोहरे का कहर जारी है। लोग परेशान हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं और विजिबिलिटी भी कम हो गई है। न्यूनतम तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद ठिठुरन कम नहीं हुई है। अधिकतम तापमान में गिरावट और पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार है। नोएडा में ठंड, कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज नोएडा का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 9 जनवरी के आसपास बारिश होने के आसार हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। साथ ही कोहरा और प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। आज नोएडा में AQI 300 दर्ज किया गया है। ठंड, ठिठुरन और शीतलहर का प्रकोप जारी है। नोएडा की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का अगर माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में और ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं 9 जनवरी के आसपास बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिन जो है वो सर्द होंगे। इसके अलावा प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। इस समय हम यहाँ मौजूद हैं। कोहरे और जो प्रदूषण है उसका कॉकटेल देखने को मिल रहा है। सड़कों पर आप देखेंगे कि किस तरीके से वाहन जो चल रहे हैं वो धीमी गति से चल रहे हैं और इसके अलावा हेडलैम्प्स अपनी गाड़ियों के जलाकर चल रहे हैं। आप सामने भी देखेंगे कि एक बिल्डिंग है
जो पूरी तरीके से गायब है और कई मंजिला इमारत है, करीब 80 मंजिला इमारत, एक बिल्डिंग सामने है, लेकिन वो पूरी तरीके से धुंधली है इस स्मॉग और फॉग के चलते। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब दर्ज किया गया है, ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी भी 300 के करीब दर्ज किया गया है और दिल्ली का 300 से ज्यादा, यानी रेड जोन में अभी भी स्थिति बनी हुई है। लिहाजा जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कोहरे और प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी कम हो जाती है। लगातार जिला प्रशासन द्वारा यही अपील भी की जाती है कि जब आपको सड़कों पर स्मॉग या फॉग दिखे तो हेडलैम्प्स और लाइट्स जलाकर चले लगातार, और जो इंडिकेटर्स है वो भी जलाकर ही चले। घटनाओं को मिनिमाइज करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिला प्रशासन में ओपीडी बढ़ी है उन मरीजों की जिनको हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, और इसके अलावा जो फालिस की बीमारी है वैसे मरीजों की संख्या भी अब देखने को मिल रही है। इसलिए लगातार अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें और घरों से बेवजह ना निकले। खासतौर पे बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। सोनभद्र में कड़ाके की ठंड और बारिश के चलते लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान भी काफी नीचे आ गया है। बारिश ने रोजमर्रा के कामकाज पर ब्रेक लगा दिया है और बारिश से खलिहान में रखे धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से कई इलाके में सूरज नहीं निकल पा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक कोल्ड की स्थिति यूं ही बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री से नीचे रहेगा। वहीं बताया जा रहा है कि 8 और 9 जनवरी को उत्तर और मध्य भारत में हल्की बारिश हो सकती है। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर चल रहा है। नोएडा में प्रदूषण और कोहरे के डबल अटैक ने कोहराम मचा रखा है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी 200 मीटर से कम है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 350 के करीब दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। उधर देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ कोहरे, प्रदूषण और कड़ाके की ठंड ने कोहराम मचा रखा है। AQI भी 400 पार है। वहीं बर्फीली हवा चल रही है। आज दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा। आम जनजीवन बेहाल है और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई है। एक तरफ जहां कोहरे का कोहराम है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार है। वहीं तीसरी तरफ बर्फीली हवाओं का भी सितम जारी है। ऐसे में दिल्ली में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। स्थिति यह है कि गुरुवार को 11 साल में तीसरी बार दिल्ली का दिन सबसे ठंडा रहा। गुरुवार को यहाँ का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वहीं आज भी दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कानपुर में लगातार बढ़ती ठंड ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन, जहां पर हमेशा हजारों की संख्या में यात्री रहते हैं, वहां पर भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ ही यात्री स्टेशन पर दिख रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे राजधानी का पारा और गिरेगा। ठंड के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। कई शहरों में तो घने कोहरे छाए हैं, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। पूरा उत्तर भारत जबरदस्त ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। कई शहरों में विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी है। उत्तर भारत के अलावा पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पंजाब, राजस्थान में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की आशंका भी जताई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। नोएडा पुलिस ने आज भी रवि की भाभी बेबन नागर के घर पर दबिश दी और गैंगरेप केस में रवि नागर फरार चल रहा है। पुलिस ने अब तक रवि के 5 वाहन और कंपनी के कागजात जब्त किए हैं। 6 शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लुकआउट नोटिस जारी किया गया। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए भी नोएडा पुलिस विचार कर रही है। अब तक 4.5 करोड़ बैंक खातों में फ्रीज किए गए हैं। करीब 200 करोड़ की संपत्ति सील की गई है। कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और रवि काना और उसकी पत्नी मधु और लेडी डॉन काजल झा अभी भी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में दबिश जारी है। संगठित अपराध से कमाए काले धन का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो 200 करोड़ की संपत्ति को सील किया गया है, यह एक्शन लिया गया है और अब तक 6 गुर्गे गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। लगातार ये कार्रवाई जारी है। रवि काना के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हिमांशु शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, और कहां पर छापेमारी हुई है, क्या क्या मिला है अब तक? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। स्क्रैप माफिया के जो काले कारोबार है उसके खिलाफ एक्शन जारी है और जो संगठित अपराध है उस पर नकेल कसने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और अब तक अगर बात करें तो करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति और जिसमें स्क्रैप का सामान भी है उसको सीज किया गया है। 2 फैक्ट्रियां भी सील की गई है। एक कोठी दिल्ली में है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 60 करोड़ है, उसको सील किया गया है। और आपको बता दें, अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब जो पुलिस की नजर है वो मुख्यतः रवि काना, जो स्क्रैप माफिया है और गैंगस्टर है, साथ ही गैंगरेप का आरोपी भी है और वांछित अभी फरार है, उसको लेकर टीमों का गठन किया गया है जो लगातार दबिश दे रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो आर्थिक रूप से है उसकी कमर तोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है और उसी लाइन पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट काम कर रही है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आपको बता दें, कई संपत्तियां उसकी देश के बाहर भी चिन्हित की गई हैं और जिसमें बताया जा रहा है दुबई, सिंगापुर समेत अन्य देशों में उसकी संपत्ति है। लिहाजा अभी शुरुआती तौर पे LOC जारी की गई है, लुकआउट नोटिस, और बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा ताकि अगर वो विदेश में भी भागा होगा तो उस पर नकेल कस के उसकी गिरफ्तारी की जा सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए हिमांशु शुक्ला। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आम लोगों को 26 जनवरी के बाद अयोध्या आने को कहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 26 जनवरी के बाद लोग रात में 12 बजे तक रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो 26 जनवरी के बाद लोग अयोध्या आए, ये अपील की जा रही है क्योंकि उसके बाद आम लोगों को दर्शन करवाए जाएंगे और चंपत राय की ओर से ये अपील की गई है। रात में 12 बजे तक रामलला के दर्शन हो पाएंगे। तो अपने गांव, अपने घर में मनाए, इसके बाद दर्शन करने जाए। 22 तारीख को आप लोग तो इसी क्षेत्र के हो, आधे घंटे में पहुंच जाओगे। 26 जनवरी के बाद आना, प्रतिदिन आना। हम भी कोशिश करेंगे कि आप जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे मंदिर बंद नहीं कराएंगे। हमारी भी कोशिश होगी, अगर 12 बजे तक भी दर्शन करने से पूरा होगा तो किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। इतनी बात जरूर है, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि छोटे से बालक को 12 बजे तक जगा रखा है। धन्यवाद। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।